क्योंकि तुम लोग 12th तक आते आते लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं लाइफ के लिए। तो जो 12th में सीरियस नहीं हुआ ना, फिर वो लाइफ में कभी सीरियस नहीं। चलो कुछ था कि ये शुरू किया जाए? ये क्वेश्चन नंबर 26, बुकलेट नंबर 7, पेज नंबर 147। बुकलेट 7, पेज 147। हाँ, जो चैप्टर चला कर उसको लेते आया करो तुम। 26। यदि इन द कर्व x to the power m plus n, a to the power m minus 1, y to the power 2n, the mth power of subtangent, subtangent समझे थे कि नहीं? एक क्लास में लिया था ना, varies at the kth power of subnormal। अच्छा, तो दोनों निकालना बेसिकली तुम्हें, तो इसने सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया है। इसने फॉर्मूला यूज कर लिया। हाँ, ये देखो सीरीज ने यूज कर लिया है, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। तो ये तो डेरिवेशन मैंने कराया था इसका ना, मतलब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ये लेंथ तुम्हारी एकदम फिक्स आ जाती है ये, तो y1/d, तो वही वैल्यू यूज करके बस कर लिया इसने। याद है सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या था? तो जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई कर्व है और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट P है, कहीं जाके T पे मिलता है, तो हाँ, PT को क्या बोला गया था? PT को बोला गया था लेंथ ऑफ टेंजेंट। और P अगर इस पे नॉर्मल कहीं कट करोगे, मान लो ये N है, तो PN हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मान लो Q है, तो QT को बोला गया था लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये NQ हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो देखो इसमें ये तो कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन इसमें डेरिवेशन करके दिखाया है ये कि जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये जो QT लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है, ये तुम्हारा y1 cot थीटा, और cot थीटा बेसिकली वही होता है cot थीटा पर स्लोप y1 बाई tan थीटा, मतलब dy बाई dx एट x1/1। ठीक है, और qn कितना है? qn तुम्हारा दिया है y1 tan थीटा। अब x1 y1 ये, तो y1 tan y1 dy बाई dx एट x1। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कर्व दिया है आपको, तो ये याद कर लेते हैं, तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार डराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये x टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m माइनस n, y टू द पावर n। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया है, सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें डिफरेंशिएट किया गया है और सिंपल ये वैल्यू रख के ये सॉल्व कर लिया गया है। तो ये सॉल्व करके तुम्हारा कितना आ रहा है, एक कांस्टेंट पे आ रहा है। इसके बाद प्रूव करना है mth पावर ऑफ द सब टेंजेंट, मतलब सब टेंजेंट का mth पावर, इसका जो mth पावर है, mth पावर ऑफ द सब टेंजेंट वेयर kth पावर, mth पावर ऑफ सब टेंजेंट, मतलब सब टेंजेंट का जो mth पावर बोला वेयर इज nth पावर ऑफ सब नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ है, st की पावर m डिवाइड बाई sn की पावर n, इसको तुम कांस्टेंट लो। ठीक है ना, कि पावर ऑफ सब टेंजेंट एज वेरीज एज द kth पावर बोला है, kth पावर ऑफ सब, सो k ले लो। ये बेसिकली क्या करोगे प्रूव, कांस्टेंट। तो यहां से भी हो जाएगा क्या, देखो ये y1 थीटा है, तो सीधा y1 cot थीटा हो गया। अच्छा, नहीं तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा y1
tan थीटा, लेकिन इसकी पावर दिया है, ये पावर m हो गया, तो करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ ठीक है, तो तुम क्या करना पड़ेगा ना, dy का निकालो और वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू जो है पुट करना पड़ेगा आपको, तो इसको दिखाना पड़ेगा कॉस में। ये प्रूव करना है, ये देखो सब टेंजेंट की पावर m इज प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल की पावर k। ये प्रूव करने का मतलब कि इसका जो रेशियो होगा तुम्हें प्रूव करना है कांस्टेंट होगा। डेरिवेटिव के चलते आपको ये निकालना पड़ेगा कॉट थीटा जो ये है, तो ये याद कर लो कि जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होती है दैट इज y1 कॉट थीटा, और ये y1 tan। ये वैल्यू पुट के सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो इन द फाइंड, अच्छा ये दिया है कि अगर ये इसके बराबर है तो वैल्यू प्रूव करना है तुम्हें, तो ये बोला गया कि ये इस पे वैरी कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। क्या किया देखो इसमें, इसको सॉल्व करके बता रहा है कि ये सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 2n/m+n की पावर m+n इंटू a की पावर m-n। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कांस्टेंट है। इसमें प्रिंट कर दिया है, m नहीं है, ये m mth पावर ऑफ सब टेंजेंट इज kth पावर ऑफ सब नॉर्मल, तो nth क्यों निकाल रहा है यहाँ पे, ये nth निकाला है। बहुत तिकड़म लगाया, देखो ये कर क्या रहा है कि बोल रहा कि mth पावर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज kth पावर ऑफ सब नॉर्मल, kth बोल रहा है, ये n निकाल रहा है, और n निकाल के ये प्रूव किया कि कांस्टेंट है, तो कह रहा जब m वाला nk है तो क्वेश्चन में चूंकि k दिया है तो यहाँ से k की वैल्यू सीधा किसके बराबर कर दिया है, n के बराबर। ये चीज हमको नहीं समझ में आएगी, हम लोग क्या करेंगे ना m और k करके निकालेंगे, और k करके निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सब टेंजेंट की पावर जो सब टेंजेंट की पावर जो m होगी वो सब नॉर्मल की पावर k के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हाँ k बराबर हो जाएगी। ये आपको तो नहीं पता ना, हम तो ऐसे ही करेंगे ना कि mth पावर ये निकालेंगे, kth निकालेंगे, तो सॉल्व करते जाएंगे। हाँ, जबरदस्ती कुछ है, कुछ ऐसा नहीं इसमें। और कौन सा है, कोई और है। क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ टेस्ट 3, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व। दो कर्व दिया है, 2y² = x³ और y² = 32x। क्या दिक्कत हो रही है इसमें, तो दो कर्व है, कर्व के बीच में एंगल कैसे निकाल, मतलब दोनों इस पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों का टेंजेंट निकाल लेंगे। आप पॉइंट क्या है बताओ,
8 का होगा 60। तो जो भी पॉइंट है, मान लो x नॉट y, तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, dy बाई डी इसका निकालो, इसको m1 बोल दो। m1 तो dy बाई डी एक्स पहले कर्व का तुम निकाल लो कि x नॉट y नॉट पे वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगी कुछ वैल्यू। ऐसे m2 निकाल लो, इस वाले का dy बाई डी एक्स निकाल लो, इसको भी इस पॉइंट पे निकाल दो, उसको m2 बोल दो। फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 7 क्या है, इफ दिस कर्व कट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन कंडीशन प्रूव करना। ये किया नहीं गया था क्लास में क्या, 90 डिग्री के। हाँ, किया गया था नहीं क्वेश्चन में, वही तो था एनसीईआरटी में से लगते हैं तो। क्वेश्चन 7 एनसीईआरटी में है, पक्का याद है कि नहीं, ये किया तो गया, ये तो याद है मुझे, ये प्रूव भी किया गया था, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये मुझे याद है, मैंने क्लास में किया इसको। क्या है ये, हाँ कराए थे, तो क्लास में कराए थे इसको, सबसे पहले टेस्ट के 2-3 क्वेश्चन कराया था मैंने। हाँ, हाँ ये नहीं कराया था मैंने उस दिन, कहा कि लॉट से करा देते हैं कुछ, थोड़ा मोमेंटम देने के लिए सेल्फ टेस्ट को। ठीक है चलो, इंटीग्रल्स, क्या एनसीईआरटी थी किसकी, तो कहीं रखी होगी, खोजना भाई, इतना थोड़ा अरेंज करना मुझे अभी। क्या करोगे अभी, रुक जा, बुक क्या करोगे अभी थोड़ा, अभी नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, तो इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स को क्या बार बार बोला जा रहा है कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है, तो इसीलिए इसका एक और नाम है डेरिवेटिव, उसका उल्टा, उल्टा डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ये बोलते हैं, हाँ जैसे एंटी लॉग होता है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, हाँ इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशन, डिफरेंशिएशन। कैमरा ऑन कर लीजिए भाई, सब लोग बंद क्यों हो, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं समझ आता कि इस प्रकार के नुकसान किसका होता है। ठीक है, समझ में, मतलब तुम लोग को इसको रियलाइज भी नहीं कर रहे हो इस चीज को, कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो अब जितने फॉर्मूले तुम जानते हो बेसिक वाले, जैसे एक एक करके मैं उसका काउंटर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे तुम लोग क्या जानते थे, पावर रूल। तो पावर रूल यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो हम लोग सीधे इसको इंटीग्रेट नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखते। कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, इसका डेरिवेशन कर देता हूँ, ये इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एस क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर एन हो जाएगा। अच्छा, प्लस सी आता क्यों आता भी बता दो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट, क्योंकि इसमें इनडेफिनिट ऑफ नंबर ऑफ कर्व आ जाते हैं। सी भाई, अगर सी बदलते जाओगे किसी कर्व में, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बोलोगे सर ओरिजिन से पास करता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कहाँ से पास करता है, बोलोगे वन शिफ्ट हो जाएगा, टू ऊपर माइनस वन नीचे। मतलब कांस्टेंट को वेरी करने से कर्व के कोई एक फिक्स कर्व नहीं आएगा, इट विल बिकम इनडेफिनिट नंबर ऑफ कर्व, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व। ठीक है, क्यों इसको ऐड करते हैं बात बता रहे हैं पहले। तो ये फॉर्मूला देखो क्या हो गया, अब इसको तुम अगर ऐसे लिख दो, x की पावर n माइनस वन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n बाई एन। अब ये करने की जरूरत नहीं है, देखो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो नया कांस्टेंट दे देते हैं। चलो ठीक है, कई बार हम लोग यहाँ भी टेंशन बोल देते हैं, कांस्टेंट को कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो फॉर्मूला भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, n को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब n माइनस वन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, n से। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर n डी एक्स, और ये बन गया x की पावर n प्लस, हाँ मतलब n माइनस वन n हो गया, तो n क्या हो जाएगा, n प्लस वन। तो ये पहला फॉर्मूला, x की पावर n dx हो गया,
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। लेकिन यहाँ कैच है, क्या कैच है? ये फॉर्मूला x से नहीं लगेगा, हर समय लगेगा, बस x नहीं लगेगा जब n की वैल्यू -1 होगी। तो हम लोग कई बार वहां भी लगा देते, यानी कि पहला कंडीशन हो गया n की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो -1 है तो क्या फॉर्मूला बनेगा फिर? यानी कि अब क्या बन गया? अगर इसका मतलब x की पावर -1 ds क्या होता है? ये क्या चीज है? 1/x dx है। तो किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है? लॉग। तो इसका एक स्पेशल बन गया, क्या बन गया ये? लॉग e x प्लस c। ये मॉड लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्लस माइनस नहीं पता है तुम्हें। तो अगर ये माइनस है तो इसको माइनस, मतलब इसको हमेशा पॉजिटिव। ये दो फॉर्मूला हो गया सिंपल सा। कैमरा ऑन कर लीजिए। अब इसके बाद जितने फॉर्मूले, बेसिक सारे फॉर्मूले, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? तो ये तुम्हारा ये, हाँ ये तुम्हारा किसका बन गया था? ये लॉग एक्स का बन गया था। लॉग एक्स ध्यान देना बेस ई होता है, तब 1/x था यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी कि ये बेस क्या आ रहा है? ई आ रहा है। कई बार हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ln। ठीक है, दो क्लियर हो गया फॉर्मूला। थर्ड आ जाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन वाला लिखते चलो, डिफरेंशिएशन तो याद है, इंटीग्रेशन लिखते चलो। कॉस एक्स का मतलब ये लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स होगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था? डिफरेंशिएशन नहीं भूल गए तुम लोग? tan x प्लस सी। हाँ इंटीग्रेशन, हाँ जल्दी जल्दी तो चलो। tan x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलो कॉट कहाँ होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले तो नहीं बोलो, सही बोलो, कॉट का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस भूल जाओगे क्या? माइनस की कुछ तो रेस्पेक्ट करो। तो कोसेक स्क्वायर से क्या होगा? माइनस कॉट। उसको वैल्यू समझ लियो तुम लोग। डेफिनेट अभी नहीं पढ़ रहे लोग, इंडेफिनिट पढ़, मैं बता रहा हूँ। इंडेफिनिट क्यों बोलते हुए बता रहा हूँ, डेफिनेट क्यों बोलते हुए। उसके बाद सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, तुम लोग डिफरेंशिएशन बोल। सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या था? हाँ तो लिख लो अगला फॉर्मूला। कहीं आपको दिखा sec x इंटू टेन एक्स, sec x प्लस कोसेक x का क्या था? माइनस, हाँ तो कोसेक x कॉट x से क्या होगा? कोसेक x इंटू कॉट x क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक x प्लस सी। ठीक है यहां तक? ठीक है अगला बोलो। यहां तक क्लियर है सबको? सारे फॉर्मूले सिंपल है अभी तक? ठीक। अच्छा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/√1 minus x square. हाँ बोलो। 1/√1 minus x square. वेरी गुड। तो साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन था ये था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। वेरी गुड। अच्छा अब अगला ध्यान देखना, थोड़ा भी कंफ्यूजन होने वाला है। कॉस इनवर्स एक्स से क्या होता है?
सर हाँ सर जो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है, हम उसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी तो लिख सकते हैं। अभी रुक जाओ वेट वेट बता रहा है। अच्छा अब इसका क्या होगा, उल्टा क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, Sin inverse x plus c. नहीं रुक जाओ, क्या होगा बताओ, तुम लोग सोच बोलो, वही सौर बोल रहे थे। अच्छा इसके इसके साथ चलते हैं, ये गलत है कि सही है, कॉन्सेप्चुअली चलो सही है कि गलत है, अभी ये तो समझा रहा हूँ। इसका उल्टा ये होता है तो इसका उल्टा ये नहीं होगा, ये दोनों क्या चीज है, दोनों एक ही चीज है, कैसे इक्वल है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो इसी साइन इनवर्स को तुम लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और मैंने क्या बताया, कॉस इनवर्स ये कांस्टेंट को हम लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक। तो कहीं ऐसे भी लिखा रहे ऐसे भी लिखा रहे तो घबराना नहीं, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि कांस्टेंट वाला पार्ट उसमें ऑलरेडी टेक केयर किया जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको ये। अच्छा tan इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आज के बाद कहीं इंटीग्रेशन दिखा आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स। देखो ये सब ऐसे याद करना है ना, जैसे तुम्हें नींद में उठा के पूछते हैं भैया नाम क्या है, तुम बता देते हो ना कि सोचते हो हर्षित है कि सही है। ऐसी इंटीग्रेशन तभी तुम कर पाओगे जब सारे फॉर्मूला एकदम फिंगर टिप्स पे, अभी बहुत सारे फॉर्म आने वाले, मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, एक दो नहीं कम से कम 30 फॉर्म्स आने वाले हैं, हर क्वेश्चन के फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स पहचानोगे किस प्रजाति का है किस जाति का है, तभी इंटीग्रेशन कर मिलता है। तो ये फॉर्मूला तो सबसे पहले, ये तो एकदम बेसिक चीज है, ये देखते ही समझ जाओ कि किसका ये क्या चीज है। अच्छा कॉट इनवर्स एक्स का क्या था, माइनस था, तो फिर वही कहानी आ गई अभी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, सेम चीज सेम चीज, ठीक गुड, आगे चलो। सेक इनवर्स एक्स का क्या था, अंडर रूट स्क्वायर -1, इसका मतलब आज के बाद आपको दिखा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, तो क्या आ जाएगा ये सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और यही चीज क्या हो जाएगी, सेम चीज क्या हो जाएगी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, वेरी गुड, ठीक है। एक और है लॉग एक्स का तो हमने कर लिया था, ई की पावर एक्स सबसे अच्छा फंक्शन, कोई टेंशन नहीं देता है, ई की पावर एक्स Same का आ जाता डिफरेंशिएशन, हाँ e की पावर उसका x. इंटीग्रेशन भी वेरी गुड। अब तुमसे मैंने पूछा ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ए की पावर एक्स क्या है, हाँ तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक्स, भाई अब तो इतना तो मैथमेटिक्स तुम लोग सीख ही चुके हो, इसका तुमने बताया अभी क्या है ये ए की पावर एक्स ln है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा इसका इंटीग्रेशन ax बाई, और तो भूलेगा तो नहीं, मैं याद रहेगा, वहां मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे डिवाइड। कितने फॉर्मूले हैं टोटल, कोई लिखा है 16 लिखा है इसमें, मिस हो गया क्या कोई कार्य, हाँ 16, तो ठीक है हो गए सारे कवर मेरे ख्याल से। अब लिख लो, ठीक है ये तो आप, हाँ लिख लो,
जैसे तुम लोग को ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया इतना दर्द नहीं लगा हाँ कहाँ पर डी है? अच्छा हाँ वो प्लस सी लिखने जा रहा था एक्चुअली। सही ठीक है अब आगे लिख लो यहाँ तक हो गया तो सर एक्स के लिए भी Symmetrical- प्लस सी होगा ना? हाँ प्लस सी हमेशा हो। सर लास्ट वाला ऐसे ही लिखो। डेरिवेटिव क्या था? लास्ट वाला ये वाला हाँ सर। देखो मैंने इसका इसका तुम लोग फॉर्मूला जानते हो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एल एन ए। तो अगर इसी हाँ। को उल्टा कर दो मतलब समझ में आया? तो ये इसको अगर पूछा गया तो कितना होगा ये डिवाइड कर दो ए की पावर एक्स एल एन ए और कांस्टेंट में डिवाइड करने पे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया ठीक है सो फॉर सो गुड क्लियर। अच्छा अब लिख लो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो जैसे डिफरेंशिएशन जो था हमारा वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? स्लोप बताता है वो एक फंक्शन बताता है दैट फंक्शन रिप्रेजेंट कि वो उसके स्लोप का फंक्शन है। जैसे देखो सिंपल सा पहले कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जैसे डिफरेंशिएशन जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से क्या था 2x। क्या बताता है ये जैसे कोई कर्व था ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये क्या बता रहा है कि हाँ ये 2x क्या बता रहा है कि हर एक पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है वेरी कर रहा है वेरी कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे स्लोप आपका तो ये y डैश बेसिकली बता रहा है कि जो स्लोप कैसे वेरी कर रहा है मतलब स्लोप का एक फंक्शन। हाँ स्लोप एज ए फंक्शन बेसिकली स्लोप एज ए फंक्शन। ये तो बड़ा क्लियर समझ में आता है। अब तुम सोचो तुमको 2x दिया है तो 2x का उल्टा क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो ये ज्योमेट्रिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है फंक्शन तो है ही मतलब एक कोई अगर लाइन दिया है मैंने बोला ये y इक्वल टू 2x मान लो ये लाइन है ये एक लाइन है तो तुम्हें बताना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो क्या बता रहा है ये यहां से ध्यान से सुनना। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा इस फॉर्मूले से क्या होगा y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब एक कर्व आता है मतलब मैंने क्या किया प्लॉट कर दिया क्लियर यानी कि एक कर्व आता है। तो अगर इतना बोलोगे तो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि कल को मैं तुमसे बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना वो भी 2x होता है यानी कि इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस सी एक ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये आपका हो गया क्या हो गया एक्स स्क्वायर। किसी ने बोला कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है वो भी आपका 2x होता है। एक और कर्व आ गया तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस किसी ने बोला कि सर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा वो भी 2x होगा आपका यानी कि उसका ये क्या चीज आ रही है तुमने क्या किया +1 +2 -1 -2 ऐसे आपके बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं इसके मतलब एक कर्व नहीं आ रहा है ये फैमिली ऑफ कर्व है। फैमिली हो गई ना एक ग्रुप हो गया एक फैमिली ऑफ कर्व। तो किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ध्यान डेफिनेट नहीं डेफिनेट का अलग मीनिंग होती है ज्योमेट्रिकली
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या बताता है कि इट गिव्स अ फैमिली ऑफ कर्व ऑन विच डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व इज 2x बेसिकली। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी लगाते, और c की वैल्यू फिक्स नहीं है क्योंकि c इनफाइनाइट है, इसलिए इसको नाम हम लोग देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो एग्जैक्टली फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो इनडेफिनिट है। लेकिन फैमिली आपका फैमिली की वर्ड यूज किया गया है एक ही, जैसे नहीं हम फैमिली किसको बोलते हैं भाई, जो त्रिपाठी खानदान है या जैसे जो भी है अपना अपना, तो फैमिली मतलब एक ही ग्रुप के है ये, इसलिए फैमिली आपका, तो इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली आपका, ये इसके ज्योमेट्रिकल। हाँ बस एक एक केस बना सर लो ये, हाँ एग्जांपल ले लो ये। सर इंडेफिनेट इसलिए क्योंकि एक कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं दे पा रहे ना इसके लिए। फिक्स पॉइंट नहीं, फिक्स कर्व नहीं दे पा रहे हो, ये कर्व बहुत सारे बन रहे क्योंकि सबका डिफरेंशिएशन यही आता है, तो इसका इंटीग्रेशन यू कैन नॉट डिफाइन कि सर ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला, ये, तो तुमने क्या कर दिया, सी लिख दिया। ओके सर, ठीक तो है। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली। इनडेफिनिट मतलब बहुत सारे, डिफाइन नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली कि यही वाला। ओके सर। सी को इसलिए हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी एक वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना, वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में डिफरेंस। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल केवल एक है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वो वाई। सी क्या है, आर्बिट्रेरी, हाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी, हाँ क्यों टीचर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 नहीं हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट। क्लियर, टिल नाउ क्लियर एवरीथिंग? Yes, sir. Yes. ठीक है, हेडिंग डालते हैं सम प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट। किसमें, ये जो फंक्शन है उस, इसका मतलब y इक्वल टू 2 जो फंक्शन है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो तुम्हारा एक फैमिली है, बस यही। अच्छा मीनिंग कैसे बोलो, कोरिलेट कैसे कर रहे हो, कोरिलेट ऐसे होता है, हाँ कोरिलेट ऐसे होता है कि इस फंक्शन में कहीं पे भी तुम स्लोप निकाल, मतलब देखो इस फंक्शन पे जो स्लोप होंगे, ये जो स्लोप निकल रहा है तुम्हारा, मतलब किसी पॉइंट पे तुम बोलो कि जैसे यहां से बोले सर x इक्वल टू 2 पे स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे जब भी कोई लाइन खींचोगे उस पे जो तुम टेंजेंट निकालोगे वो क्या आएगी, 4 आएगी सभी पे, x इक्वल टू एक 2 पे अगर 4 आया कोऑर्डिनेट के वैल्यू, लिए, हाँ सर एक कोऑर्डिनेट के लिए 4 पॉइंट्स आ रहे हैं ना। 4 ने इनफाइनाइट है यार, अच्छा infinite है। वो बढ़ लेकिन ये जाता है। गारंटी है कि उस पॉइंट 2 पे जितने स्लोप आएंगे तुम्हारे सारे 4 ही आएंगे। तो ऐसा कर्व डिजाइन हो रहा है जिसपे स्लोप जब निकाला जा रहा है तो वो इस प्रॉपर्टी के फॉलो, ठीक है। अगला हेडिंग लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ सही गया है ना, ठीक है, तो लिख देते हैं पहला प्रॉपर्टी देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ये बताओ। और दूसरा जैसे
इंटीग्रल ऑफ एफ डैश डी एक्स, दोनों का आंसर सेम होगा कि अलग? इंटीग्रल करके डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करके इंटीग्रल करो किसी फंक्शन को। हाँ, बस दोनों चीज सेम होगी और दोनों क्या वैल्यू आएगी? दोनों क्या आएगी? एफ एक्स आएगी। नहीं समझा है? हाँ? जैसे तुम्हारा कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करो, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, दोनों में फंक्शन की वैल्यू सेम है, एफ एक्स आएगी और कुछ। ठीक है, सर ऊपर वाले में कांस्टेंट नहीं आएगा? क्योंकि डी बाई डी एक्स बाद में कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको क्या करेगी? ये जीरो कर देगा ना। हाँ जी सर, ठीक। ठीक है, दूसरा देख लो। अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स है, दो फंक्शन है, इनको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो हम लोग क्या करते, जैसे एडिशन होता था वहां पे, तो हाँ जैसे डेरिवेटिव में था तो क्या हम लोग अलग अलग कर देते थे, सेग्रीगेट कर देते थे। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस, मतलब कहीं भी अगर दो फंक्शन ऐड किया गया है तो उसको आप सहूलियत है तो आप अलग कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेट करिए, इसमें ये अलाउ किया गया है। नेक्स्ट, किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है, कांस्टेंट है, अगर कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट अटैच है तो कांस्टेंट को आप बात कर दो, उसके बाद जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करो। तो ये बस एक्सरसाइज 1 का यही इतना कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा लगा लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन में चीजें बता देते हैं ना, कई बार क्वेश्चन देखते समझ में नहीं आता कि क्या लगने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो वहां पे, थोड़ा सा हाथ पर चलाओगे ना। जैसे स्विमिंग कोई करने जा रहे हैं जिसको स्विमिंग नहीं आती है, और मान लो ये वॉल है, स्विमर ये वॉल है, तुमको यहाँ पे गिरा दिया गया है, तो क्या डूब जाओगे? भाई 2 फीट है, केवल 3 फीट है मान लो, मतलब शायद ही कोई डूबे, मेरे ख्याल से होता डूब भी सकता है, लेकिन बहुत हाई चांस है वो, मतलब पूरी कोशिश करेगा। तो इंटीग्रल में कई बार क्वेश्चन देखते क्या लगता है ना कि नहीं लग सकता ये